देखिए, आप अगर ये पूछे कि भारतीय पुरातत्व के विकास में मार्टिमर व्हीलर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, तो अब उसके पे क्या लिखेंगे? तो हमने बताया कि अलेक्जेंडर कनिंघम की में जो मैंने भूमिका बताई है, तो उसके कालक्रम जो मैंने डिसाइड किया था, जो एस डी संकालिया ने वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन, वहां तक आप लिख लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जॉन मार्शल यानी मार्शल काल की समाप्ति के बाद लियोनार्ड वूले की अनुशंसा पर केएन दीक्षित के बाद सर मार्टिमर व्हीलर को 4 वर्षों के अनुबंध के आधार पर एएसआई का महानिदेशक बनाया गया। वे उस समय बड़े ही ख्याति प्राप्त और उत्खननकर्ता और पुरातत्वविद थे, और वो उत्खनन की वैज्ञानिक विधियों के प्रबल समर्थक थे। और उनका मानना था कि जो पहले किए गए अनियंत्रित और अवैज्ञानिक खुदाइयां हैं, वो उसके क्या थे? खिलाफ थे। तो जब वो अपना कार्यभार जब ग्रहण करते हैं, तो उन्होंने ये बात परख लिया था कि भारतीय पुरातत्व का पूरा ध्यान केवल उत्तर भारत के केवल बौद्ध स्थलों तक ही सीमित है, और दक्षिण भारत अपनी गर्म जलवायु के कारण लोग वहां पर कार्य करने से क्या है? कार्य करने से दूर हैं। तो एक अछूता रह गया। तो इसके लिए उन्होंने पांडिचेरी में स्थित अरिकामेडु नामक स्थल का उत्खनन करवाया, जिससे दक्षिण भारत की प्रथम और द्वितीय शताब्दी का पुरातात्विक आधार पता चला। फिर उन्होंने 1947 ईस्वी में कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी नामक स्थल से 3 निश्चित का सांस्कृतिक कालों वाली अर्थात सभ्यता को सामने लाने का प्रयास व्हीलर को जाता है। तो उन्होंने नवपाषाण काल, बृहत पाषाण यानी मेगालिथिक कल्चर और आंध्र काल, ये 3 तरह के स्तर को सामने लाया। इन्हीं के काल में 1947 ईस्वी में चित्रदुर्ग जिले में स्थित चंद्रवल्ली नामक स्थल से सातवाहन राजवंश के सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ। अब इन खुदाइयों के परिणामस्वरूप दक्षिण भारत के इतिहास का अविकृति क्रम, सांस्कृतिक क्रम विश्व के सामने प्रस्तुत हुआ। तो भारतीय इतिहास में या भारतीय पुरातत्व के विकास में मार्टिमर के व्हीलर के प्रमुख योगदानों का विवरण हम क्या है? निम्न रूप में कह सकते हैं। पहला क्या है? दक्षिण भारत के क्षेत्रों में उत्खनन कार्य। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मार्टिमर व्हीलर ने ये जब जाना कि लोगों का ध्यान केवल उत्तर भारत तक सीमित है, केवल बौद्ध स्थलों की खुदाइयां ही विशेष रूप से की जा रही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि दक्षिण भारत में जाकर के पहली बात तो अरिकमेडु का उत्खनन कराया, जिससे भारत और रोम के व्यापारों के बारे में सूचना मिली। कुषाण कालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिली। इसके अलावा ब्रह्मगिरी का उन्होंने उत्खनन कराया, चंद्रवल्ली, आंध्र प्रदेश की चंद्रवल्ली क्षेत्र का उत्खनन करवाया। तो धीरे धीरे दक्षिण भारत के इतिहास का क्या होने लगा? उनका तिथि निर्धारण होने लगा, उसको एक सुव्यवस्थित रूप प्राप्त हुआ। दूसरा मार्टिमर व्हीलर का क्या है? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में अधिकारियों, कर्मचारियों और उत्खननकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो व्हीलर ने अधिकारियों, कर्मचारियों और जो एक्सकेवेटर हैं यानी उत्खननकर्ता हैं, उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता का अनुभव किया। अतः पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में कई विकासोन्मुख बदलाव किए गए, संशोधन किए गए। तो उत्खनन, संरक्षण, पाषाण काल के पुरावशेषों के अध्येता है ना, अनुसंधानकर्ता, जो अरबी फारसी के अभिलेखों के जो रिसर्चर्स थे, है ना, अनुसंधानकर्ता मतलब रिसर्चर्स, पुरातत्व के क्षेत्र में जो रसायनविद थे आदि अनेक पद सृजित किए गए इस प्रकार से। ठीक है ना? कैसे कैसे? एक्सवेटर के रूप में, कंजर्वेशन करने वाले व्यक्तियों का, ठीक है, जो लोग अरबी फारसी जो इंस्क्रिप्शन हैं उनके उनके जो सर्च करने वाले हैं, पुरातत्व केमिस्ट, तो ये अनेक पद पोस्ट को सृजित किया गया, जिससे पुरातत्व के क्षेत्र में कार्य सुचारू रूप से क्या हो? चलता रहे।
अब इसके अलावा संयुक्त महानिदेशक और प्रागैतिहासिक मामलों यानी प्रीहिस्ट्री के क्षेत्र में एक सहायक अध्यक्ष के पद का भी सृजन किया गया। और देखा जाए तो प्रकाशन कार्यों की सफल व्यवस्था के लिए प्रकाशन अधीक्षक की नियुक्ति की जाने लगी। ठीक है, अब क्या है, अगला हेडिंग क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। ठीक है ना, ये अगली हेडिंग है। इसके अलावा मार्टिमर व्हीलर ने ये माना कि विद्यार्थियों को भी इसके बारे में समझ रखनी चाहिए, तो उन्होंने जॉन मार्शल के ही कार्यों को आगे बढ़ाया और तक्षशिला, अरिकमेडु, ब्रह्मगिरी, हड़प्पा के उत्खननों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को पुरातत्व के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया, ताकि वो अवैज्ञानिक खुदाइयों से दूर रहें और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करने का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो इसलिए उन्होंने स्तरीकरण के महत्व को समझा और उन्हें क्या किया, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया। अगला हेडिंग है कि भारत में स्तरीकरण के जन्मदाता के रूप में व्हीलर का योगदान। देखिए, भारत में अब तक स्तरीकरण को ध्यान में रखकर के खुदाइयाँ नहीं की जाती थी, बस कोई स्थल देखे टीले उसकी खुदाई शुरू हो जाती थी। तो इन्हें भारत में स्तरीकरण को लाने का श्रेय दिया जाता है। तो भारत में जो स्तरीकरण के द्वारा जो लंबवत उत्खनन किया गया, जिससे हमें पता चला कि कितने सांस्कृतिक स्तर हैं और हमें कहाँ तक खुदाई करनी है, ठीक है, कितने क्षेत्रफल में खुदाई करनी है, इसका ज्ञान जो है स्तरीकरण के माध्यम से संभव हो गया। तो भारत में स्तरीकरण के जन्मदाता के रूप में मार्टिमर व्हीलर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर क्या है, भारत में त्रिविमीय पद्धति के जनक के रूप में। देखिए, जब क्षेत्रीय या आपका जो व्यवहारिक पुरातत्व है यानी फील्ड आर्कियोलॉजी, उसमें जब लंबवत उत्खनन किया गया, तो पहले तो स्तरीकरण से लंबवत वर्टिकल एक्सकेवेशन किया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन है, जब किसी शहर का उत्खनन किया गया तो उन्होंने क्या किया, त्रिविमीय नाप जोग पद्धति यानी 3 डायमेंशनल मेथड का उन्होंने निर्माण किया, जिसमें हम ये जान पाए कि किस स्थल, अगर जिस स्थल की खुदाई हो रही है तो वह कहाँ से वह वस्तु प्राप्त हुई। ठीक है ना, जो ट्रेंच खोदा गया तो उसकी बहिर्मुखी माप क्या है, अंतर्मुखी माप क्या है, अधोमुखी माप क्या है, ये 3 आधार पर, ठीक है ना, उसका क्या किया गया, मेजरमेंट करने का प्रयास किया गया। ठीक है, डेटा लाइन से। अगला क्या है, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और अधिकारियों के लिए विदेश में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और रपट विभाग के लिए नए प्रकाशन की अनुमति प्रदान करना। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि मार्टिमर व्हीलर वैज्ञानिक स्तर पर कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु हमारे सामने आ रही है तो उसकी जो रिपोर्ट है उसके लिए हमें एक प्रकाशन की व्यवस्था करनी होगी। तो एक नए प्रकाशन एंसेंट इंडिया का निर्माण किया गया। तो एंसेंट इंडिया में उसको क्या किया गया, पब्लिश किया जाने लगा। विद्यार्थियों को फेलोशिप दी जाने लगी और अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण दिया जा रहा था, ताकि विद्यार्थियों के हित में ये जो कदम उठाए जा रहे थे, ताकि आगे जाकर के पुरातत्व के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान जो हो तो वो एक अच्छे हाथों में रहे, है ना। तो एक पीढ़ी तैयार की जा रही थी। ठीक है, अगली हेडिंग जो जाएगा, मार्टिमर व्हीलर के द्वारा केंद्र और प्रदेश में प्रतिनिधियों और सलाहकार परिषद का गठन करना। देखिए, 1945 ईस्वी में विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, शैक्षिक समितियों, केंद्र और प्रदेश शासन के प्रतिनिधियों के लिए एक केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिससे पुरातत्व सर्वेक्षण और केंद्र शासन को पुरातत्व संबंधी सुझाव और सहयोग प्रदान किए जा रहे थे। तो विश्वविद्यालयों को उत्खनन के लिए सहयोग देने के लिए कहा गया और इसी समय व्हीलर के कुशल निर्देशन के प्रबंधन में क्या किया गया, राष्ट्रीय संग्रहालय का भी
स्वरूप निर्धारित किया गया। तो अगली हेडिंग है राष्ट्रीय संग्रहालय की अनुशंसा मार्टिन व्हीलर के द्वारा। तो हम देखते हैं कि मार्टिमर व्हीलर के समय में ही राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की बात की जा रही थी। तो गायर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। 1946 ईस्वी में संग्रहालय की कार्यप्रणाली और प्रशासन और उसके संगठन के विषय में गायर महोदय ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो 15 अगस्त 1949 ईस्वी को राष्ट्रीय संग्रहालय का प्रारंभ राष्ट्रपति भवन से हुआ। अब बाद में यह जो है आपका, आप देखते होंगे 10 जनपद 11 जनपद वहां पर है ना, वहां पर अब यह जो है नेशनल म्यूजियम स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप हेडिंग डाल सकते हैं, केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार परिषद का गठन और राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो व्हीलर के कार्यकाल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चहुमुखी विकास हुआ, उसे सुसंगठित किया गया, नियोजित किया गया और सुप्रशिक्षित करके आधुनिक भारत के लिए क्या बनाया गया, योग्य बनाया गया, सुयोग्य बनाया गया। तो डीके चक्रवर्ती कहते हैं व्हीलर के बारे में कि व्हीलर नो डाउट पेव्ड द पाथ टू मॉडर्निटी इन द इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो अब अगर हम व्हीलर काल की बात करें तो जब व्हीलर के मतलब द्वारा जब अपने पद को छोड़ा गया और या उनके समय में ही देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो जो पुरातात्विक पुरास्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, अब वो पाकिस्तान में जा चुके थे 1947 ईस्वी के बाद। तो ऐसे में व्हीलर के नेतृत्व में ही सबसे पहले पंजाब प्रांत में रोपड़ है ना, गुजरात के लोथल, राजस्थान की कालीबंगा इत्यादि क्षेत्रों की खुदाई की जाने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब भारतीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोज की जाने लगी, उसकी पहचान करके उसकी खुदाइयां की जाने लगी। ठीक है, तो अब इस प्रकार से देखा जाए पुरातत्व के क्षेत्र में कार्य तो हुए। ठीक है, तो अब विभिन्न विश्वविद्यालयों में पुरातत्व संबंधी शोध के लिए भरपूर अनुदान दिया जाने लगा। पुरातत्व संग्रहालयों और संगठनों में वृद्धि की गई और व्हीलर के बाद एनपी चक्रवर्ती को 1948 ईस्वी में अगला महानिदेशक बनाया जाता है और इनके समय में ही राष्ट्रीय संग्रहालय अस्तित्व में आता है और उसके लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। ठीक इसी समय एफ.ई. जूनर भी भारत आए थे जो कि एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिज्ञ थे और उन्होंने कई प्री हिस्टोरिकल साइट को खोजने का भी प्रयास किया था। 1950 के बाद माधव स्वरूप वत्स ने महानिदेशक का पद ग्रहण किया और उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के परीक्षण और संरक्षण के लिए सशक्त कदम उठाए और 1951 ईस्वी में संसद के द्वारा प्राचीन और भारतीय स्मारक पुरास्थल ध्वंसावशेष अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, और ठीक 1950 से 52 ईस्वी के मध्य में बीबी लाल के द्वारा हस्तिनापुर का उत्खनन करवाया गया और उसके बाद हम देखें तो 1953 ईस्वी में जब अमलानंद घोष इसके महानिदेशक बने तो उनके कार्यकाल में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि राजस्थान, पंजाब और गुजरात प्रांत में किए गए विस्तृत सर्वेक्षण थे। तो इस काल में कालीबंगा, लोथल, रोपड़ आदि कई नगरीय हड़प्पीय नगरों को सामने लाया गया। ठीक है, और 1957 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा गांव गांव सर्वेक्षण नामक एक महत्वाकांक्षी योजना सामने लाई गई। इसके द्वारा प्रत्येक गांव में जो भी टीले पाए गए उनकी खुदाई करके तम उस काल के सांस्कृतिक या वहाँ की संस्कृतियों को जानने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो 1958 ईस्वी में फिर से एक व्यापक एक्ट लाया गया प्राचीन स्मारक ध्वंसावशेष अधिनियम के नाम से। इसका उद्देश्य था पुरास्थल और पुरावस्तुओं का संरक्षण करना और 1959 से इसे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है ना, इसी वर्ष जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण पुरातात्विक महत्व के स्मारकों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अधिग्रहण कर लिया और उसे भी केंद्रीय विभाग में समायोजित कर दिया गया।
तो इस प्रकार से देखें तो इस काल में बड़े कानून बनाए गए। 2 कानून बनाए गए। पहला तो ये है कि प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक परास्थल और ध्वंसावशेष अधिनियम, और दूसरा पारित किया गया था प्राचीन स्मारक ध्वंसावशेष अधिनियम, ठीक है, जो कि 1959 में लागू हुआ। भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में डिग एंड डिगिंग के नाम से महत्वपूर्ण पुस्तक मार्टिमर व्हीलर के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पृथ्वी से पुरातत्व, आर्कोलॉजी फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई। तो इस रूप से देखा जाए तो सर मार्टिमर व्हीलर का योगदान भारतीय पुरातत्व के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय से अब जो खुदाई हो रही थी, जो अनियंत्रित थी, अब वो वैज्ञानिक तरीके से खोजी जा रही थी। क्योंकि हम मानते हैं कि एक बार अगर किसी स्थल को हम खोद देते हैं तो फिर से हम दोबारा उस वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में एक अधूरी जानकारी से अच्छा है कि हम क्या करें, एक वैज्ञानिक और तर्कसम्मत खुदाई करें, ठीक है। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से खुदाई को लेकर के लोगों को प्रशिक्षित करने के दृष्टि से देखा जाए, या फिर हम ये पाएं कि जो त्रिविमीय पद्धति है, स्तरीकरण का जो महत्व है, इसके लिए मार्टिमर व्हीलर सदैव याद किए जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने आज आपकी बात कर ली है, और आगे की बात जो चतुर्थ काल के रूप में देखा जाएगा।